स्टडी करने हैं पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफीन के। सबसे पहले आज हम जनरल रिएक्शन, जो ये दोनों तीनों कंपाउंड जो जनरली ये जो रिएक्शन देते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनमें उनका जनरल एक मैकेनिज्म हम देखेंगे। उसके बाद हम आज के लेक्चर में पायरोल के रिएक्शंस डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में हम फ्यूरेन और थायोफीन के जो रिएक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इनके जनरल रिएक्शन डिस्कस करेंगे, जो पायरोल यानी कि 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक जो हम फेमस जो पढ़ रहे हैं, 3 हो गए जैसे पायरोल, फ्यूरेन और थायोफीन, उनके जनरल रिएक्शंस, और देन हम इसको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे पायरोल के साथ। तो रिएक्टिविटी वगैरह तो हम ऑलरेडी जो है वो उसकी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक की, तो हम ये जानते हैं कि अगर हम इसको बेंजीन के मुकाबले में कंपेयर करें तो उसकी जो एरोमेटिसिटी है वो कम है बेंजीन के मुकाबले में। तो उसी तरह से उसकी जो रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो जो है वो बेंजीन के मुकाबले में आपके पास जो है वो ज्यादा होगी। तो इनकी रिएक्टिविटी की जो ऑर्डर है ये हम ऑलरेडी अपने उस जब हमने एरोमेटिसिटी इनकी डिस्कस की थी तो उसमें हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। यानी अगर हमारे पास इनको हम बेंजीन से कंपेयर करें, हमारे पास पायरोल, फ्यूरेन और थायोफीन हो, तो उस केस में हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो ट्रेंड होगा वो पायरोल का होगा और सबसे एंड पे हमारे पास बेंजीन आएगा। अब इसकी क्या वजह है, आप सब ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े होंगे कि जब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है आपके किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, तो आपके पास एक इंटरमीडिएट बनता है। अब वो जो रिएक्शन है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो जो एक इंटरमीडिएट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक एनर्जी डायग्राम है, ठीक है। इस एनर्जी डायग्राम में आपके पास ये देखें कि जो आपके पास बेंजीन, यानी यहाँ पे बेंजीन और आपके पास मिसाल के तौर पर पायरोल दिखाया गया है, उसका कंपैरिजन कि वो आप ये जानते हैं कि बेंजीन में स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो वो लोअर एनर्जी पर है एज कम्पेयर टू पायरोल के। तो वो कंपैरेटिवली उसकी जो एरोमेटिसिटी है, ये स्टेबिलिटी है, वो बेंजीन के मुकाबले में कम है, तो वो हायर एनर्जी पर है। लेकिन जब उसके ऊपर कोई आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और आपका इंटरमीडिएट बनता है, तो आप ये देखें कि बेंजीन के केस में जो इंटरमीडिएट है वो हायर एनर्जी पर है और पायरोल के केस में जो है वो आपका इंटरमीडिएट जो है वो लोअर एनर्जी पर है। इट मीन्स कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है या इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है और इसकी जो है वो आपके पास कम है। जाहिर है इनकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा होता है, तो जितना ज्यादा वो स्टेबल बनेगा आपका इंटरमीडिएट, उतना ही वो रिएक्शन रिएक्टिव होगा और आपका जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अटैक होगा और इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन अगर आपका बनने वाला इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस तरह से मूव जो है वो नहीं करेगा और वो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन जो है वो डिफिकल्ट होगी। तो अगर हम रिएक्टिविटी पायरोल, थायोफीन और फ्यूरेन की कंपेयर करें आपस में, तो हमारे पास जो है वो फ्यूरेन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा और मोर एरोमेटिक होगा फ्यूरेन से, और उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रिएक्टिविटी है वो तकरीबन मिलती जुलती होगी उसी तरह से जैसे बेंजीन के अंदर होती है। और जो फ्यूरेन है उसमें जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो सबसे कम है, ऑक्सीजन एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लेस रिएक्टिव है पायरोल के मुकाबले में। और इसमें आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अलावा आपके पास कुछ एडिशन रिएक्शन भी जो है वो इसमें पॉसिबल होते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम जनरली देखेंगे, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपनी नोटबुक्स पे ड्रॉ करके देखें कि किस तरह से ये तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं ना। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ हेट्रो एटम है तो वो अगर अपना लोन पेयर रिंग के अंदर डीलोकलाइज कर रहा है तो आपके पास किस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो उससे आपको काफी ये आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास रिंग के अंदर जो कार्बन एटम है उनमें कौन से एटम पर कौन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है तो वो कौन कौन से कार्बन पर आ रहा है, और क्या जो हेट्रो एटम इन्वॉल्व है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कितने स्ट्रक्चर्स में उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब आप यहाँ पे ये बेसिकली देखें पोजीशंस तो 5 मेंबर में आपके पास ये 2 ही हैं, जब इस पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो ये भी 1 और 2 है, इधर से काउंट कर लो या यहाँ से काउंट कर लो, तो इसमें 2 ही पोजीशन अवेलेबल हैं, 1 और 2। अब यानी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ने या तो 1 पोजीशन पे अटैक करना है या कार्बन नंबर 2 पे अटैक करना है, ठीक है।
तो अब किस पोजीशन पर अटैक करेगा? वन वाले को, एक को हम कह रहे हैं अल्फा और दूसरे को हम कह रहे हैं, कार्बन नंबर 2 को कह रहे हैं हम बीटा। दोनों के अंदर इस स्ट्रक्चर में दोनों पे अटैक करवा के आपको इंटरमीडिएट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए गए हैं। अब जिस भी पोजीशन पर अटैक के नतीजे में एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और प्रेफरेबली जो है वहीं पर उसका अटैक होगा। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोफाइल ने अल्फा पोजीशन यानी कार्बन नंबर 1 पर अटैक किया है, तो ये आपके पास जो है वो 3 इंटरमीडिएट इस तरह के ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। लेकिन अगर वो 2 पे अटैक कर रहा है तो आपके पास ये 2 ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बात जानते हैं कि जितने ज्यादा आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतने ही उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और फिर उसी की जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो मेजर आपके पास होगी। तो आप के पास जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया इस 1 या 2 पोजीशन पर, जिसको अगर हम काउंटिंग यहां से स्टार्ट करें तो हम इसको 2 और 3 कह रहे हैं, यानी हेटेरो एटम को आपने 1 कह दिया तो ये C2 और ये आपके पास कार्बन नंबर C3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास, अगर आप अटैक देखें C2 पे और आप अटैक देखें C3 वाले कार्बन पे, तो C2 के केस में आपके पास 3 रेजोनेटिंग फॉर्म बन रहे हैं और ये एक जो है उसमें स्ट्रॉन्गली कंट्रीब्यूटिंग है स्ट्रक्चर है और इस केस में 2 बन रहे हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि जो प्रेफरेबल अटैक होगा वो कार्बन नंबर 2 पे होगा, या जिसे हम बीटा पोजीशन कह रहे हैं। अब एक्स आपके पास कुछ भी हो सकता है, वो पायरोल भी हो सकता है, वो फ्यूरेन भी हो सकता है, वो थायोफीन भी हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो आपके पास जो फेवरेबल पोजीशन होगी वो कौन सी होगी? वो C2 होगी। यानी C3 की भी पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो, लेकिन आप यूं देख लें कि मेजर जो प्रोडक्ट होगी वो आपके पास C2 वाले कार्बन की होगी। अब हम कुछ, ये तो थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी के कौन से कार्बन पर अटैक होगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का और क्यों होगा, ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ जनरल रिएक्शन, कुछ कॉमन रिएक्शन देखेंगे जो कि पायरोल, फ्यूरेन और थायोफीन में एक जैसे होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो कि अभी हम देख रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके पास अटैक कर रहा है। तो आप ये देखें कि आपकी 2 पोजीशंस इसमें दिखाई गई हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यानी अगर आपके पास हेटेरो एटम कोई भी है तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगी वो आपके पास अल्फा पोजीशन वाली जो है वो प्रोडक्ट बनेगी। ये आपके पास एक कॉमन रिएक्शन है इन तीनों के अंदर। इसमें जो दूसरा, जिसको हम डिटेल में हर एक उसके साथ पढ़ते जाएंगे, जब हम अपना रिएक्शन मतलब पायरोल के देखेंगे तो फिर हम उसमें इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखेंगे। फिर अगर हम फ्यूरेन को में देखेंगे तो हम ये इंडिविजुअली हर में देखेंगे, लेकिन अभी हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा जो आपके पास रिएक्शन है दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बल्कि वैसे भी ये जो रिएक्शन है विल्स में, शायद आपने पता नहीं पहले पढ़ा होगा या नहीं अपने किसी नेम रिएक्शंस वगैरह में जो आपका बाकी का कोर्स है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, वो जिसको हम कहते हैं हैक रिएक्शन के नाम से भी आप, वेल्समियर हैक फॉर्माइलेशन भी इसे कहते हैं, वेल्समियर हैक फॉर्माइलेशन भी कहते हैं, वेल्समियर रिएक्शन भी कह सकते हैं, हैक रिएक्शन जैसा। इसमें वेल्समियर हैक फॉर्माइलेशन हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें फॉर्माइल ग्रुप फॉर्माइलेशन कराते हैं, फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल में। जो हमारे पास फॉर्माइलेटिंग एजेंट है, यानी फॉर्माइलेशन हम किसकी मदद से कराते हैं? आपने नाम सुना होगा DMF, ठीक है। DMF हम किसे कहते हैं? डायमिथाइल फॉर्मामाइड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे यूज किया है NN डायमिथाइल अमाइड, तो इसको आप NN डायमिथाइल, ये फॉर्मामाइड है ना, ये फॉर्मेल्डिहाइड से बना है ये वाला अमाइड, तो आप इसे NN डायमिथाइल फॉर्मामाइड भी कह सकते हैं। POCl3 और वाटर, ये 3 रिएजेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं और इसके नतीजे में यहाँ पे C2 पे फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और इसको हम कहते हैं वेल्समियर हैक फॉर्माइलेशन रिएक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो रिएक्शन है।
इसमें यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है, मिसाल के तौर पर कि आपने एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड यूज किया, फॉर्माइल ग्रुप आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, तो आप उस फॉर्माइलेशन वाली प्रोडक्ट से मजीद फर्दर डिफरेंट तरह के अपनी प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप उसकी ऑक्सीडेशन कराएं तो आप उससे एसिड बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसकी रिडक्शन कराएं तो आप उससे कोई अल्कोहल जो है वो बना सकते हैं, यानी उसको उससे फर्दर आप उस पोजीशन पर डिफरेंट रिएजेंट्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये उसका डिटेल मैकेनिज्म है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, जो आपके पास जो POCl3 है और आपका एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है, वो आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है जिसे हम क्लोरोइमीनियम आयन कहते हैं। और वो क्लोरोइमीनियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल आपके पास, तो आप ये जानते हैं ना कि C2 पोजीशन ज्यादा आपके पास रिएक्टिव है, तो उस पोजीशन पर वो अटैक करता है और वहां पे इंटरमीडिएट मतलब डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, अब स्टेप्स हैं आपके पास, फिर आपके पास वहां पे फॉर्माइल आता है। क्या हुआ है कि ये वाला जो कार्बन टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, ये फास्फोरस टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, डबल हेडेड एरो का मतलब ये है कि पहले वो एक दफा ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हुआ, यहाँ O नेगेटिव आया, फास्फोरस का एक बॉन्ड कम हुआ, तो ये वाला जो बॉन्ड था कार्बन टू ऑक्सीजन, जिसने इस वाले फास्फोरस पे अटैक किया, ठीक है। अब जाहिर है जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन ने इस फास्फोरस के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो ये वाला जो कार्बन था ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया आपके पास। जब यहाँ पे ये इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए डबल बॉन्ड आया आपके पास, अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ है उसी स्टेप में कि ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है जो ऊपर गया था वो वापस आया। अब जाहिर फास्फोरस ऑलरेडी एक इधर भी बॉन्ड बना चुका है, तो वो इतने बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एक क्लोराइड आयन यहाँ से आपके पास रिमूव हुआ है, यानी ये ऑक्सीजन जब ये एक स्टेप यहाँ पे आप ऐड करेंगे कि जब इसका अटैक होगा और ये O नेगेटिव होगा, तो ये O नेगेटिव वाला बॉन्ड वापस आएगा और यहाँ से एक क्लोराइड आयन निकल जाएगा। अब वही क्लोराइड आयन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड था जो कि इधर को शिफ्ट हुआ था वो वापस वहां पे जाएगा, तो इस कार्बन पे किसने अटैक कर दिया, उस क्लोराइड आयन ने। जब उस क्लोराइड आयन ने यहाँ पे अटैक किया है और ये वाला जो बॉन्ड है ये O नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कार्बन फिर डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन दोबारा अपना लोन पेयर इसको देके तो ये डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये जो आपके पास जनरेट ये हो जाएगा PO नेगेटिव, P डबल बॉन्ड O और PCl2, और ये आपके पास बन जाएगा क्लोरोइमीनियम आयन। अब ये जो क्लोरोइमीनियम आयन है ये एज एन, अब ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है, यानी ये वाला जो कार्बन है ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, जाहिर है इस तरफ भी क्लोरीन है उधर नाइट्रोजन है और वो है भी पॉजिटिवली चार्ज, तो ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल इस आपके हेटेरो एटम के साथ वाली जो एडजेसेंट पोजीशन है जो रिएक्टिव है, जो कि हमने पढ़ा कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो ज्यादा स्टेबल होगी, उस पे अटैक करेगा और ये आपके पास एंड वाटर का उस पे अटैक होगा और ये फॉर्माइल आपके पास उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वेल्समेयर हैक फॉर्माइलेशन रिएक्शन, ठीक। इसकी कुछ और आपके पास एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर ये वही है POCl3 है, लेकिन यहाँ आपके पास सोडियम कार्बोनेट एज अ बेस इसमें यूज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा हाँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक और आपको बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो हैं वो नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूट हुए होंगे, तो फिर आपके पास 2 की बजाय जो कार्बन नंबर 3 है C3 है, उस पे आप कोई भी रिएक्शन आप करा लें, यानी कि ये एसिटिक एंड ये जो हम कराते नहीं है फॉर्माइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वो बताया गया है, तो फिर वो C3 पोजीशन जो है उस पे आपके पास होगा। यानी कि यूं भी हो सकता है ना कि मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि मेरे पास C2 पे ना आए, मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें C3 पर हो, तो मैं क्या करूंगी, मैं नाइट्रोजन के ऊपर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच करा दूंगी, वो फिर वो C3 पे रिएक्शन होगा और उस ग्रुप को मैं फर्दर अपने किसी स्टेप में फिर जो है उसको रिमूव करवा दूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था वेल्समेयर हैक फॉर्माइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हो सकता है ये भी आपने पढ़ा हो, मैनिक रिएक्शन या मैनेज रिएक्शन इसको कहते हैं। उससे थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इस सेंस में कि यहाँ पे भी आप एल्डिहाइड और अमाइन टाइप यूज कर रहे हो। इसमें क्या करते हैं, इसमें आप फॉर्मेल्डिहाइड और प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन जो है वो उसका रिएक्शन कराते हो और एक अमाइनो अल्काइलेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। ये आपके पास रिएक्शन कंडीशंस हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ना सिर्फ एग्जाम के हवाले से हेटेरोसाइक्लिक में, लेकिन ये मतलब आगे चल के आपको इनकी जरूरत फ्यूचर में भी पड़ सकती है कि वेल्समेयर हैक फॉर्माइलेशन रिएक्शन क्या है, ये मैनिक रिएक्शन आपके पास क्या है, ये उसका डिटेल मैकेनिज्म है। आपको मैंने बताया कि रिएजेंट जिसमें आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है और अमाइन है,
तो सबसे पहले यहाँ पर भी वैसे ही होगा, वहां पे आपके पास POCl3 था और अमाइड था, ठीक है। यहाँ आपके पास POCl3 नहीं है, एल्डिहाइड और अमाइन है, उनका आपस में जो है वो इमीन नहीं होती, इमीन की फॉर्मेशन जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, वो आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा और वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपके पास आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर अटैक करेगा सेकेंड कार्बन पे, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन है, और आपके पास जो है वो अल्काइलेटेड अमीन जो है वो हेट्रोसाइक्लिक पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो कि हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम इंडिविजुअली इन रिएक्शंस को देखेंगे, लेकिन ये जहां पे मैकेनिज्म इसका यही है, और मैकेनिज्म आपने इसको अच्छे तरीके से, अब कल जब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट रिएक्शंस पढ़ेंगे फ्यूरेन और थायोफीन की, तो ये दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो आपको पता होना चाहिए, और मैंने आपसे ही ये मैकेनिज्म करवानी है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारे पास डीप्रोटोनेशन, यानी अगर हम कोई बेस यूज करें तो हम कौन सा जो प्रोटॉन है वो हमारे पास एसिडिक होगा, और उसको हम जो है वो, या इसको हम मेटालेशन भी कह सकते हैं कि जाहिर है आपने फॉर एग्जांपल एन ब्यूटाइल लिथियम आपने यूज किया है, तो वो आपके पास जो है यहाँ पर इस प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो आएगा तो उसको कोई मेटल ही स्टेबलाइज करेगा, तो इसको हम लिथिएशन भी कह सकते हैं और इसको हम मेटालेशन भी कह सकते हैं। ये डिफरेंट हेट्रो एटम्स में उसकी वेरिएशन है, क्यों वेरिएशन, और ये THF का मतलब यहाँ ये है कि देखें जब आप कोई रिएक्शन स्टडी करते हैं ना, मतलब एसिडिकिटी या बेसिसिटी, तो उसके लिए कोई सॉल्वेंट में अगर वो है, तो यहाँ पे बेसिकली THF का मकसद आपको यहाँ पे सॉल्वेंट बताना है कि अगर ये वाला सॉल्वेंट होगा तो इस हेट्रोसाइक्लिक की जो pKa की वैल्यू होगी वो ये होगी, और वो वेरिए क्योंकि सॉल्वेंट का बताना इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस जो आपके पास बनेगी वो बड़ा जो है वो मैटर करती है। तो ये एक रिएक्शन हो सकता है कि अगर आपके पास बेस आप कराएं तो सेकेंड वाले कार्बन से आपकी डीप्रोटोनेशन जो है वो हो सकती है, और उससे आप फर्दर बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो करवा सकते हैं, ठीक है। ये तो थे जनरल रिएक्शन इन तीनों के। अब हम डिस्कस करेंगे पायरोल का जो है, पायरोल के जो रिएक्शंस हैं ब्रीफली। हम एसिडिक कैरेक्टर पायरोल का ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, फ्यूरेन और थायोफीन के मुकाबले में पायरोल जो है वो वीकली एसिडिक है, मतलब बेसिस, हम तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को बेसिक समझते हैं, जाहिर ये सेकेंडरी अमाइन है, लेकिन ये एसिडिक इन नेचर है। तो अगर हम इसका मेटालिक पोटाशियम या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एक सॉल्ट बनाता है, ठीक है। और सॉल्ट बेस के साथ रिएक्शन पे कौन बनाते हैं, हमारे पास जो है वो एसिड्स ही बनाते हैं। तो इससे इसकी बेसिक एसिडिक कैरेक्टर का हमें पता चलता है। अच्छा, अब होता ये है कि जो जैसे कि हम ऑलरेडी ये डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सट्रीमली नॉन बेसिक कंपाउंड है एज कंपेयर टू अदर अमाइंस, अगर हम इसको देखें, और ये बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो वो उसको डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम जो है इसलिए इसके अलावा अगर आपने इसकी यानी प्रोटोनेशन अगर आपने देखा तो नाइट्रोजन की बजाय जो प्रोटोनेशन होती है वो, यानी कि अगर नाइट्रोजन की प्रोटोनेशन होगी ना तो उसका तो वो कॉन्जुगेट एसिड जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि उसमें तो एरोमेटिसिटी नहीं होगी। तो उसकी बजाय प्रोटोनेशन जो है वो कार्बन नंबर 2 पे हो जाती है, ठीक है। यानी कार्बन नंबर 2 पे वो प्रोटॉन जो है वो एड अप हो जाता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के मुकाबले में, क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसी तरह इसको कंपेयर किया गया है साइक्लोपेंटाडाइन से। आ जाओ मुकद्दस, अर्जेंट कोई बात करनी थी, मैं ये क्लास ले लूं सुबह, फिर आप आ जाना कोई बस 5-10 मिनट तक, ठीक है। अच्छा, तो पायरोल जो है ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके थे, और इसको हमने साइक्लोपेंटाडाइन और एज अ साइक्लोपेंटेन के साथ हमने इसको कंपेयर कर लिया हुआ था। और आप ये जानते हैं कि साइक्लोपेंटेन एज अ साइक्लोपेंटेन में नाइट्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो है वो उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और देखो sp2 पायरिडीन का भी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन फिर भी उसकी बेसिसिटी पायरोल से ज्यादा है। और हम बार बार इस चीज को दोहरा चुके हैं कि वहां पे पायरिडीन के केस में लोन पेयर जो है वो रिंग के अंदर डीलोकलाइज नहीं हो रहा, वो उसका हिस्सा नहीं है, वो जो उसका हक्कल रूल के मुताबिक वो जो डीलोकलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको चाहिए।
तो इस केस में जो है वो ऐसा जो है वो नहीं है। लेकिन अगर हम इसको देखें कि ये इसकी रिलेटिवली एसिडिक है, कि बेस इसका प्रोटॉन रिमूव करता है, तो वो लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन के पास ही रहता है और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसी तरह से ये बना के दिखाए गए हैं और इसकी एरोमेटिसिटी रिटेन रहती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो इसलिए एसिडिटी की बजाय जो है बेस बंद होने की बजाय वो रिलेटिवली एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो करता है। आपको मैंने अभी बताया था कि पायरोल जो है जब हम उसको किसी मतलब एसिड के साथ ट्रीट करवाएं तो नाइट्रोजन की बजाय उसकी प्रोटोनेशन C2 पे होती है रादर देन नाइट्रोजन। तो ये अब आपको ऑलरेडी हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं और ये आपने इसका जवाब यहाँ से कल मुझे बताना है कि ऐसा क्यों है। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है। तो अगर हम पायरोल्स का जो रिएक्शन है जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ करें तो वहां पे जैसे अभी हमने डिस्कस किया है ना कि जब अगर हम एसिडिक मीडिया में पायरोल को रखते हैं तो नाइट्रोजन की बजाय जो C2 है वहां पे जो है वो प्रोटोनेशन हो जाती है। इसी तरह अगर हम स्ट्रॉन्गर एसिड यूज करते हैं तो प्रोटोनेशन आपके पास C3 पर भी होती है और जो रिजल्टेंट प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल होता है वो किसी और दूसरे पायरोल के मॉलिक्यूल में ऐड हो जाता है और आपके पास एक ट्राइमर सा बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे बना के दिखाया गया है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर पायरोल को डालते हैं या उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं तो उसमें एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और पायरोल ट्राइमर की जो है वहां पे फॉर्मेशन जो हो जाती है, जिसके नतीजे में यूं समझ लें कि अगर ये बनते जाएंगे तो एक लॉन्ग चेन आपके पास एक पॉलीमर जो है जिसमें ये एज अ मोनोमर एक्ट करेंगे बन जाएगा। तो अगर हम एसिडिक प्रॉपर्टीज की बात करें कि जो हमने जैसे कहा कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो एरोमेटिसिटी में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है और उसके पास एक्सेप्शनली बेसिक होने की बजाय वो एसिडिक प्रॉपर्टीज जो है वो रिएक्ट शो करता है, तो जिसकी वजह से वो बेस के साथ रिएक्ट करके आपने अभी देखा कि बेस की मौजूदगी में क्या होता है कि प्रोटॉन रिमूव हो जाता है और आपके पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम इसमें को बेसिक मीडियम में यूज करें तो हम इसके डिफरेंट रिएक्शन करा सकते हैं। देखें पायरोल को सोडियम हाइड्राइड क्या है बेस की मौजूदगी में यूज किया है, तो सोडियम यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई और यहाँ पे उसका सॉल्ट बन गया। इसी तरह अगर आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड DMSO डायमिथाइल सल्फोक्साइड सॉल्वेंट है इसकी मौजूदगी में करें तो ये आपके पास एक सॉल्ट बन गया। अब इस सॉल्ट से आपने क्या किया, डिफरेंट रिएक्शन कराए। देखो ये तो एनायन आपके पास आ गया ना, तो अब आपने एसाइलेशन एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया नाइट्रोजन पे, एन जहर नेगेटिव चार्ज तो नाइट्रोजन पर है। इसी तरह आप अल्काइलेशन रिएक्शन भी करा सकते हैं, कोई अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करा के। तो एसिडिक बिहेवियर रखने की वजह से बेस के साथ उसका रिएक्शन करा के आगे हम नाइट्रोजन पे डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करा सकते हैं। यहाँ पे देखें क्या किया हुआ, यहाँ पे हमने उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया हुआ है, ठीक है। तो वो भी इसकी नाइट्रोजन के इस प्रोटॉन के एसिडिक बिहेवियर की वजह से, यानी ये रिएक्शन उसकी एसिडिक होने की वजह से पॉसिबल है कि आप करा सकते हैं। तो लेकिन अगर हम पायरोल की एसिडिटी फिनोल के साथ जाहिर है कंपेयर करें, फिनोल को तो हम जब एसिड्स की बात करते हैं तो वीक एसिड्स में रखते हैं, अमाइंस को तो हम नहीं रखते, और ये तो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन इतनी उसकी एसिडिटी नहीं है जितनी हमारे पास फिनोल की है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो कुछ रिएक्शंस में ये फिनोलेट आयन के साथ जो है वो रिजेंबल करता है, जिसकी एक झलक अभी हमने देखी है कि अगर हम इसको बेस के साथ ट्रीट करवाएं तो हम ये वाला रिएक्शन अभी आपने पीछे भी स्लाइड पे देखा है कि जहां हमने रिएक्शन कराना था C3 वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल का, तो हमने नाइट्रोजन को किसी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से ब्लॉक कर दिया था और फिर हमारे पास रिएक्शन C3 हुआ था। तो आप नाइट्रोजन को किसी बेस के साथ ट्रीट करवा के आगे किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। वो कोई अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, वो कोई एसाइल हैलाइड भी हो सकता है, और वो कोई इस तरह सल्फोनेटिंग टाइप एजेंट भी आपके पास हो सकता है। उनमें से सब में क्या हो रहा है, इन सब ये तीनों रिएक्शन जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है किस पे, नाइट्रोजन पे। लेकिन ये कब पॉसिबल है, अगर आप इसमें बेस जो है वो ऐड करेंगी, यानी विदाउट बेस अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपके C2 या C3 पे जो है वो अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम मेरा ख्याल है काफी डिटेल में बार बार इसके डिस्कस कर चुके हैं कि पायरोल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसमें होती है, और अगर हम उसको बेंजीन के साथ कंपेयर करें तो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है और इजी भी है और माइल्ड कंडीशंस आपको रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। और जो है रिएक्टिविटी जो है इसकी रिजल्ट ऑफ जो है वो रेजोनेंस है, जो जिसमें वो नाइट्रोजन एटम जो है वो उसका लोन पेयर इन्वॉल्व है। आपने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे वो आपके पास 5 एटम्स यानी 4 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व, उन पे स्प्रेड हो रही है। आपको याद है हमने चार्ज देखा था कि दो
आपके पास जो चार्ज है वो बेंजीन वाले कार्बन्स के मुकाबले में इन वाले कार्बन्स पर जो है वो ज्यादा होता है। इसी तरह तो अगर हम इसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करें ना, तो पायरोल की जो रिएक्टिविटी है वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स लाइक फिनोल और अमाइन से मिलती जुलती है। आप जानते हैं ना कि बेंजीन के मुकाबले में फिनोल और अमाइन की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि फिनोल और अमाइन के पास हाइड्रोक्सिल और अमाइन ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, रिंग के अंदर डीलोकलाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू बेंजीन। तो जो है ना, इसी के साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि पायरोल की जो रिएक्टिविटी है वो रिजेंबल करती है फिनोल और अमाइन की रिएक्टिविटी के साथ। अच्छा, तो इसी तरह ये कुछ आपके पास दोबारा से कि पायरोल की जो रिंग है वो 2 पोजीशन पर ज्यादा एक्टिवेटेड है एज कम्पेयर टू 3 की। ये बाद में ऑलरेडी काफी डिटेल में आपको पीछे समझा चुकी हूँ, जहां हमने जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक के लिए। अब जो है ये वही डिटेल दोबारा आ रही है, लेकिन मैंने आपको वो उस वक्त भी बताया कि अभी हम जनरली देख रहे हैं, पर हम इंडिविजुअली हर एटम के लिए वो हर मॉलिक्यूल उसके लिए हेट्रो एटम के लिए देखेंगे। तो ये वही दोबारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई है। ये एनर्जी डायग्राम के हवाले से भी कि उस केस में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हायर एनर्जी पर होगा, और C2 के केस में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो लोअर एनर्जी पर होगा, और वो प्रेफर्ड पोजीशन आपके पास होगी। तो अब ये कुछ जनरल रिएक्शन है, मैकेनिज्म तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा देखें, हम यहाँ पे डायरेक्ट हम नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के केस में हम नाइट्रेशन कराते हैं, लेकिन हम यहाँ ये नहीं यूज कर रहे हैं। हम यहाँ इन सीटू ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम वो प्रोटोनेशन करेंगे ना, कोई एसिड डालेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि एसिड की मौजूदगी में ये वाला रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, और वो जो अभी हमने ट्राइमर देखा था। तो हम डायरेक्ट एसिड सल्फोनेशन या नाइट्रेशन के लिए डायरेक्ट एसिड की बजाय हम उसके और इन सीटू कोई और रिएजेंट्स बना के डाल रहे हैं, जैसे एसिटाइल नाइट्रेट हो गया, या ये आपके पास इस तरह से आ गया सल्फोनियम आयन आ गया। आप देखते हैं कि आप यूजुअली जब आपने करानी होती है हेलोजिनेशन तो आपको लिविस एसिड की जरूरत होती है बेंजीन के केस में, लेकिन इस केस में आप लिविस एसिड के बगैर भी ये रिएक्शन जो है ये जो है वो क्लोरीन या हेलोजेंस के साथ जो है वो पॉसिबल है। ये जनरली रिएक्शन है। देखें ये कौन सा रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म, ये फॉर्माइलेशन, रीमल टाइमन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, अपना FSC में भी पढ़ा होगा। तो ये मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सा रिएक्शन है, ये हमने पढ़ लिया था, हमने डिटेल में इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस किया है। वेल्समेयर हेक फॉर्माइलेशन रिएक्शन है, ये आपके पास मैनिक रिएक्शन है, ये आपके पास सल्फोनेशन रिएक्शन है, और यहाँ ये क्या है, ये डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोटाइजेशन टाइप रिएक्शन है। ये भी आपके पास जो है ये आपको इसका मैकेनिज्म आना चाहिए। तो ये जनरली जो है ये उसके कुछ रिएक्शन है, इसमें कुछ रिपीट हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रेशन है। क्यों आप एसिटिक एनहाइड्राइड डाल रहे हो? ताकि वो एसिटाइल नाइट्रेट बनाए, डायरेक्ट हम नाइट्रिक एसिड यहाँ ऐड उसमें नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरह ये डाइजोटाइजेशन है, ये हेलोजिनेशन है। मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे एक से ज्यादा पोजीशन पे हेलोजिनेशन हो जाती है, इतनी इसकी रिएक्टिविटी आपके पास ज्यादा है। एंड ब्रोमोसक्सिनामाइड ब्रोमिनेटिंग जो है वो हेलोजिनेशन जो है यहाँ पे इसमें हुआ है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड जहां आप एसाइलेशन, क्रिटिकल ऑफ एसाइलेशन जो आप स्टडी करते हैं वो है, सल्फोनेशन है। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट तरह के रिएक्शन हैं जो इसके लिए 5 मेंबर रिंग के लिए पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पायरोल रिंग जो है वो एक्टिवेटेड है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसकी रीजन वगैरह हम सारी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ये ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन का आपके पास मैकेनिज्म यहाँ पे गिवन है। तो रिएजेंट जो है एसाइल नाइट्रेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको नाइट्रिक और एसिटिक एनहाइड्राइड से बनाते हैं एसिटाइल नाइट्रेट को, क्योंकि हमें माइल्ड कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। और जो नाइट्रिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में हमारे पास डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे भी हमने एक एग्जांपल पढ़ी, उसकी फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये वेल्समेयर फॉर्माइलेशन है पायरोल का, ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, ये ऑलरेडी हम इसका मैकेनिज्म जो है वो डिटेल में पीछे देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन यानी कि जिंक एसिटिक एसिड रूम टेम्परेचर पर आप कराएं तो इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। 2,5 डाइहाइड्रो जो है वो पायरोल की फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन अगर आप कैटालिस्ट लाइक प्लैटिनियम पैलाडियम को हाइड्रोजन गैस की मौजूद में करें तो वो कंप्लीट उसकी रिडक्शन कर देगा, पायरोलिडीन हमें उसको कन्वर्ट कर देगा आपके पास। तो ये रिडक्शन के रिजल्ट में ये आपके पास बनता है इसमें।
दूसरा लिथिएशन, मैंने अभी आपको, हमने ये पढ़ा है मेटालेशन या लिथिएशन हम करते हैं। क्या होता है कि बीटा लिथियम बेस के साथ हम उसको ट्रीट करते हैं, प्रोटॉन C2 से रिमूव होता है और मेटल उसको स्टेबलाइज कर देता है C2 पोजीशन को, और उसको आप आगे फर्दर किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा के तो वो जो है वो कर सकते हैं। अभी अगर स्ट्रॉन्गर बेस आप यूज करेंगे तो नाइट्रोजन की भी डीप्रोटोनेशन हो सकती है और C2 पर भी हो सकती है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकती है। इसलिए अगर आपने C2 पे करवानी है तो फिर आपको नाइट्रोजन को ब्लॉक करना पड़ेगा, नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई R ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो ये लिथिएटेड जो है, यानी कि लिथिएशन यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अटैक करा के ये डिफरेंट रिएक्शंस आप करा सकते हैं उसके, ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं इनमें से मेजॉरिटी रिएक्शन के। लिथिएटेड यानी कि जब बेस की मौजूदगी में वो प्रोटॉन C2 वाला रिमूव हो सकता है, तो कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप यहाँ पे कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल वो ऐड कर सकते हैं, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अल्काइल हैलाइड है या पैसाइलेशन वगैरह आपके पास यहाँ पे है। ये रिएक्शन अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि रेमर-डायमंड रिएक्शन जो है वो आप ऑलरेडी FSC वगैरह में भी, BSc में भी जो है वो पढ़ के आ सकते हैं कि इसमें आपके पास क्या होता है। इस केस में ये भी वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है कि यूजुअली पेपर्स उनके लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि 5 मेंबर रिंग होती है और ये वाले CaCl3 ये वाला रिएजेंट्स दिए होते हैं और ये वाली प्रोडक्ट बनानी होती है। इसमें ना आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। दो पॉसिबिलिटीज क्या है, आप ये बात जानते हैं कि कार्बीन की जनरेशन होती है ना, और वो कार्बीन जो है वो इस डबल बॉन्ड में यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाते हैं। तो इसमें आपके पास एक तो ये है कि जो सीधा सीधा आपका रिएक्शन है जिसमें फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, एक तो ये बन सकता है। दूसरा जो पॉसिबिलिटी आपके पास ये वाली प्रोडक्ट कैसे बनेगी कि ये वाला जो है ना यहाँ पे ये इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ से ना आप इधर आ जाए, ठीक है, कि इस डबल बॉन्ड ने इन दोनों एरोस को समझे कि ये यहाँ नहीं है, ठीक है, इस वाले कार्बन ने, जाहिर है ये कार्बन डेफिशिएंट था, इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे अटैक किया, ठीक है। अब और ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो जाहिर है ये पूरे बॉन्ड यानी कि ये वाला फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये ऐड हो जाता है। जैसे हमारे पास डबल वो साइक्लोप्रोपेन रिंग नहीं बन जाती, हम डबल बॉन्ड में जब किसी कार्बीन को ऐड करते हैं, आपने रिएक्शन इससे मिलता जुलता पड़ा भी होगा, आई थिंक सिमन स्मिथ टाइप पड़ा होगा। तो ये इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसमें फिर वो आपके पास रिंग ओपनिंग होती है और वो 5 मेंबर से वो 6 मेंबर। तो ये वाला जो रिएक्शन है ना रेमर-डायमंड का, ये वाला जिसमें ये डाइक्लोरोकार्बीन ऐड हो गई 3 क्लोरो पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इसका रिंग एक्सपेंशन इसमें हो जाती है, ठीक है। ये और ये दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो ये आपके पास अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया होता है। इसके अलावा साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, जैसे आपने डाइजेडर रिएक्शन वगैरह पढ़े होते हैं कि वो इतनी आसानी से तो डाइन के तौर पर नहीं करते रिएक्ट, लेकिन अगर एन के ऊपर आपके पास कार्बोमिथॉक्सी जो है इस तरह के कोई ग्रुप अटैच हो, तो फिर वो हाईली रिएक्टिव डाइनोफाइल्स के साथ जो है वो रिएक्ट करके फिर वो एज अ डाइन के तौर पर एक्ट करके आपके पास डाइजेडर रिएक्शन जो है उसकी फॉर्मेशन आपके पास हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको इंटरमीडिएट बताए गए हैं कि वो अगर इस तरह से ग्रुप होगा तो किस तरह से उसके इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आपके पास बनते हैं। ये रिएक्शन कॉल कार्बोक्सिलेशन, ये भी आप ऑलरेडी आपको पता है, ये भी ये नहीं, ये जो मिलते जुलते जितने भी रिएक्शन है आपने फिनोल के लिए पढ़े होंगे, कॉल्स कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन आपने पढ़ी होगी फिनोल के लिए, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो एडिशन आपके पास यहाँ पे होती है, ठीक है। अब देखो ना आपने अब आपके ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके पास एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, लेकिन अगर आप ये देखो ये सॉल्ट की फॉर्म में है, ठीक है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है वो कौन सी है, वो इस नाइट्रोजन की है, इसलिए वो नाइट्रोजन पे आके कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ है, फिर आपने एसिडिफिकेशन कराई और फिर उसकी प्रोटोनेशन हो गई। इसी तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देखो तो ये भी वही है, आपको पता है यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हुआ और वो ग्रिग्नार्ड यानी कि बेस की मौजूदगी में ये वाली पोजीशन आपकी ब्लॉक होनी चाहिए। फिर आपके पास वो आप कम की मर्जी आपकी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा लें या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से। अच्छा, अगर ये तो अब तक हमने जितने भी देखे कि अगर सिंगल हमारे पास उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा आपके पास, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो फिर इनकमिंग आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस पोजीशन पर आएगा, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो फिर इनकमिंग जो है वो जाहिर उसकी रिएक्टिविटी तो ओरिजिनल पायरोल से कम हो जाएगी, तो फिर आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इस पोजीशन पर आपके पास आएगा ना, 1 2 3, फिर उसको आप 4 करेंगे।
जैसे मिसाल के तौर पर नाइट्रोपायरोल था, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइलेशन आप करा रहे थे तो एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। या अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो फिर वो 3 पोजीशन पर जो है 3 या 5 पोजीशन जो है वो ये सब के पीछे रीजन क्या है कि जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेंगे ये आप बेशक बना के बेटे प्रैक्टिस करके देखो, यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कराओ इस इलेक्ट्रोफाइल को और यहाँ पर भी करो, तो आप ये देखेंगे कि कौन से केस में ज्यादा रेजोनेटिंग, ज्यादा स्टेबल या ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, उस रीजंस की वजह से हम इन पोजीशंस को मैं बता रही हूँ, इन पोजीशंस पर आपके पास अटैक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो फिर आपका इलेक्ट्रोफाइल C3 पे जाके अटैच होगा, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। ये नेचर के अंदर कहाँ पे पाई जाती है, ये आपके पास पायरोल रिंग, ये वहां पे उसकी एक एग्जांपल है हीम में, क्लोरोफिल ए में, ये मतलब ये नहीं है कि हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इसके मेडिकल यूजेस हैं ड्रग वगैरह में, पेप्टिक अल्सर में, ठीक है, कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं हाई बीपी वगैरह के अगेंस्ट। तो ये आपके पास जो थे वो सारे इसके जो है वो रिएक्शंस थे। कल इंशाल्लाह हम जो है इसके नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन थायोफिन और, लेकिन जितने भी ये रिएक्शन हुए हैं जनरल, ये सब आपने कल पढ़ के आने हैं। नेक्स्ट थायोफिन और फ्यूरेन के रिएक्शंस मैंने आपसे करवाने हैं,